So, hi everyone, myself Dr. Milind. Today we will discuss the final conclusive portion of our CKD series, that is renal transplant and hemodialysis. And these are the ultimate treatment option that is available for a patient of CKD. है ना? Rest is symptomatic management, that is to management potassium, phosphorus, calcium, vitamin D, blood, erythropoietin. These all are the symptomatic management and the function of the kidneys that you are replacing. But the ultimate function is the cleansing of the blood. उसको रिप्लेस कैसे करते हैं, उसके दो ही तरीके हैं. वन इज हीमोडायलिसिस एंड सेकंड इज रीनल ट्रांसप्लांट. है ना? ध्यान रखना, बहुत बार एक्चुअल में नेफ्रोलॉजी वाले भी वार्ड में लिख जाते थे और हम कंफ्यूज होते थे, यार ये आरआरटी क्या है. तो आरआरटी मींस हीमोडायलिसिस, है ना. तो एमएचडी मींस मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस. कहीं भी मैंने एमएचडी लिखा है, दैट मींस मेंटेनेंस हीमोडायलिसिस. आरआरटी का मतलब रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी. अब किडनी को कौन रिप्लेस करेगा? किडनी को हीमोडायलिसिस मशीन रिप्लेस करेगी. तो पहले तो अपने डिस्कस कर लेते हैं व्हाट आर द इंडिकेशंस ऑफ इंडिकेशंस ऑफ हीमोडायलिसिस. एनीबॉडी इन द चैट, जस्ट टू वार्म यू अप, क्या क्या इंडिकेशन होते हैं डायलिसिस के, क्विकली बताइए. वी हैव डिस्कस्ड दिस मल्टीपल टाइम प्रीवियसली आल्सो. एनीबॉडी इन द चैट, टाइप इन द चैट. है ना? यूरेमिक मतलब यूरेमिक एन्सेफलोपैथी, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस, रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया. ऑलवेज यूज द करेक्ट वर्ड, रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया, रिफ्रैक्टरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक्यूट पल्मोनरी एडीमा. दीज आर द मेजर इंडिकेशन दैट यू शुड बी अवेयर. ये अगर आपको अवेयर हो तो आप एमडी मेडिसिन भी निकाल लोगे और ये फटाक से जवाब दे दोगे, और यूनिट हेड और टीचर्स विल बी वेरी हैप्पी, क्योंकि ये भी नहीं पता होता, हमारे को भी नहीं पता था. ठीक है. Then second of all, other few things that I want to talk is uremic frost. What is uremic frost? जिन पेशेंट में ब्लड यूरिया बहुत ज्यादा होता है ड्यू टू नॉन फंक्शनिंग ऑफ देयर किडनीज, तो उसके अंदर विथ स्वेट ना उनका यूरिया भी यहाँ माथे पे आके, फेस पे आके आ जाता है और वो जम जाता है. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज फ्रॉस्ट, यूरेमिक फ्रॉस्ट. So it is one of the rare things. We have also seen 1 to 2 times only, not frequently you see. लास्ट इज यूरेमिक मेलेना. मैंने आपको बताया था यूरेमिक गैस्ट्राइटिस के कारण अपने स्टमक का भी डैमेज होएगा, तो दैट विल कॉज माइक्रो अल्सरेशन इन द स्टमक, दैट विल कॉज लॉन्ग टर्म स्टूल ओकल्ट पॉजिटिव. तो आप बहुत बार सीकेडी पेशेंट का कई बार आप स्टूल ओकल्ट कराओगे, इट माइट कम पॉजिटिव. आप एंडोस्कोपी कराओ और कोलोनोस्कोपी कराओगे तो वो सिर्फ सिग्निफिकेंट कोई अल्सरेशन शो नहीं करेगा, बिकॉज दैट इज ड्यू टू यूरेमिक गैस्ट्राइटिस. ठीक है. अब फाइनली ये अपने हो गए मेजर मेजर इंडिकेशन डायलिसिस के. सेकंड ऑफ ऑल, आपने कभी नोटिस करा हो, जस्ट रेज योर हैंड इफ एनीबडी हैज सीन एनी सीकेडी पेशेंट इन हिज लाइफ. किसी ने भी हिज और हर लाइफ किसी ने सीकेडी पेशेंट्स देखे हैं? एनीबडी ऑफ वर्कड इन द हॉस्पिटल? कोई तो हैंड रेस करो. हाँ, मतलब किसी ने तो देखे हैं, है ना. आप कॉमन एक थिंग ऑब्जर्व करोगे सीकेडी पेशेंट्स में, दैट दे आर मोस्टली डार्क पिगमेंटेड, है ना. एंड ऐसा नहीं है बिकॉज दे आर इंडियन सो दे आर जस्ट डार्क पिगमेंटेड. नॉट एवरी इंडियन इज डार्क पिगमेंटेड, है ना. होता क्या है, आई हैव सीन मेनी केसेस जहाँ सीकेडी हमारे सामने ही पेशेंट को डेवलप हुआ है. मतलब पेशेंट जब आया था वो 4 क्रिएट पे आया था, 3 क्रिएट पर आया था. एंड एज सुन एज जैसे मैं फर्स्ट ईयर में अपने गया तो वो पेशेंट मेरे डायग्नोज हुई थी एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, एंड ही वाज आल्सो डायग्नोज्ड विद द मल्टीपल स्क्लेरोसिस साइमल्टेनियसली. ठीक है. तो उस पेशेंट को हमने, सीकेडी हमारे सामने रहते रहते डेवलप हुआ, एंड देन गोज इन द मेंटेनेंस हेमोडायलिसिस. एंड व्हेन शी मेट मी आफ्टर अराउंड 1 year or so, she was completely changed. Like her body weight was reduced to half, है ना. बिकॉज सीकेडी इज अ कांस्टेंट स्ट्रेस, कांस्टेंट स्टेज ऑफ स्ट्रेस, तो उसका बॉडी वेट भी लूज हो गया एंड शी बिकम वेरी डार्क. लाइक शी वाज नॉट डार्क दैट मच. व्हाई? बिकॉज यू शुड बी अवेयर कि सीकेडी के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली एमएसएच इज द हार्मोन दैट इज एक्सक्रीटेड बाय द किडनी. अब सीकेडी के अंदर किडनीज काम नहीं कर रही तो एमएसएच बाहर नहीं निकल पाता, मेलेनोसाइट सिक्रेटिंग हार्मोन बाहर नहीं निकल पाता, तो मेलेनोसाइट ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, और ओवर स्टिमुलेशन के कारण मेलेनिन ज्यादा बनता है तो पेशेंट डार्क पिगमेंटेड होता है. तो यू शुड बी अवेयर कि यार व्हाट व्हाई डज सीकेडी पेशेंट्स आर सो डार्क, है ना. नाउ सेकंड ऑफ ऑल,
अब अपने बात करते हैं डायलिसिस होता कैसे है, क्या करते हैं, क्यों करते हैं, वी हैव सीन द इंडिकेशंस। डायलिसिस होता कैसे है, डायलिसिस के दो तरीके हैं। जैसे आपने बहुत बार, अगर आप अभी अपनी रेजिडेंसी शुरू करोगे ना, तो इन द रेजिडेंसी यू विल फाउंड कि कोई पेशेंट को सीकेडी नहीं है लेकिन उसमें डायलिसिस की नीड है ना, लाइक एक्यूट पल्मोनरी एडीमा में पेशेंट आ गया, क्रिएट लेकिन 4 ही है, लेकिन उसने पानी 2 लीटर पी लिया और सॉल्ट ज्यादा ले लिया, तो लैंडेड इन एक्यूट पल्मोनरी एडीमा। तो उसको लॉन्ग टर्म डायलिसिस की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू स्टेबलाइज हिम ऑन stabilize him on 1 to 2 dialysis, then he will be fine, है ना। that is called AKI on CKD। मान लो मेरा baseline create 3 है ना, I am a CKD patient, मेरा baseline create 3 है, और अब क्या हुआ, अब I got massive vomiting and diarrhea and I have severe dehydration, तो I will develop pre-renal AKI on top of the CKD। Are you getting my point? I have developed pre-renal AKI on top of my CKD, that is known as AKI on CKD। You have acute kidney injury on the top of CKD, तो अब मेरा क्रिएट एकदम से 4 से लेकर 10 तक हो जाएगा और मेरा एकदम से यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। तो आई विल नाउ नीड टू हाइड्रेट माई सेल्फ, एंड if needed, if I am still anuric, I will go for dialysis, and within 2 to 3 dialysis my kidneys, मेरी जो किडनी का सारा काम है वो डायलिसिस की मशीन करेगी, तो my kidneys will get rest for 1 to 2 weeks, and now the create will recover from 10 to 4 again, my baseline create will be 10। तो बहुत बार आपको टेम्परेरी डायलिसिस का जरूरत पड़ता है। फिस्टुला तो आपने देखा होगा, फिस्टुला क्या हो, फिस्टुला इज ए मतलब एक तो वो खुद इन्वेजिव सर्जरी है, और उसके बाद वो सर्जरी होने के बाद 21 से 30 दिन बाद फिस्टुला काम करता है, और हर बार काम भी नहीं करता। व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, व्हेनेवर यू नीड टेम्परेरी डायलिसिस, डू नॉट गो फॉर फिस्टुला, है ना। आप यू डोंट हैव टाइम, आपको अर्जेंट डायलिसिस करना है रिफ्रैक्टिव हाइपरकालेमिया, गो फॉर लार्ज वीनस कैथेटर, डबल ल्यूमन वीनस कैथेटर लार्ज वेन्स के अंदर डाल दो। तो जैसे आप यहाँ, ये मेरी इंटरनल जगुलर वेन है, यहाँ एक आप नीडल डाल के मेरे एक डबल ल्यूमन कैथेटर डाल दोगे ऐसा, जिससे एक से तो डायलिसिस पोर्ट में ब्लड जाएगा और दूसरे से डायलिसिस पोर्ट से ब्लड आ जाएगा। सो दैट इज द डबल ल्यूमन कैथेटर ऑफ सीकेडी, ठीक है। और बहुत ही वाइड बोर, बहुत मोटा सा कैथेटर होता है, इसीलिए बड़ी वेन में डालोगे जैसे इंटरनल जगुलर वेन। और दूसरा तरीका क्या होता है, इसी को आप मेरे फिमोरल वेन में डाल दो। इफ यू आर नॉट एन एक्सपर्ट, गो फॉर फिमोरल वेन, इट इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। फर्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन, कोई भी टाइप इन द चैट एनीबॉडी, फिमोरल वेन फिमोरल आर्टरी के मीडियल होता है लेटरल होता है, एनाटॉमी का क्वेश्चन है, ये तो बता दो यार, ऐसे मत करो। फीमोरल आर्ट, बिल्कुल सही अभिषेक, है ना। फीमोरल आर्टरी इज, फीमोरल वेन इज मीडियल टू फीमोरल आर्टरी। तो आप क्या करते हो, ऐसे फीमोरल आर्टरी को होल्ड करते हो, उसका थोड़ा सरकाते हो, और उसके बीच में मीडियल साइड में फीमोरल वेन होते हैं, एंड देन एट द 45 डिग्री यू इंसर्ट द फीमोरल कैथेटर। और इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, इसी टेक्निक को एंजियोग्राफी में यूज करा जाता है। मैंने आपको एमआई के केस डिस्कशन में बताया था, और यही टेक्निक सीकेडी में सेंट्रल कैथेटर डालने के लिए यूज करी जाती है। क्या नाम है इसका, कौन सी टेक्निक होती है, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। टेक्निक यूज फॉर कोरोनरी एंजियोग्राफी, टेक्निक यूज फॉर सेंट्रल लाइन वीनस कैथेटर। एनीबडी इन द चैट, यार ऐसे मत करो, सर्जरी का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। कौन सी टेक्निक से डालते हैं, वी हैव डिस्कस सिल्डिंगर टेक्निक, है ना, मैंने आपको एमआई में बताया था, बिल्कुल सही घूम रहा, सिल्डिंगर टेक्निक बोलते हैं। कोई बड़ी टेक्निक नहीं है, जस्ट पुट ए नीडल, और नीडल के अंदर पहले गाइड वायर डाल दोगे, और गाइड वायर के ऊपर जो भी चीज चढ़ानी है वो चढ़ाते जाओ, दैट इज सिंपल, है ना। कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। हम भी जब यूजी में पढ़ते थे कि यार सिल्डिंगर टेक्निक क्या ही टेक्निक होती होगी, फिर हमने रेगुलरली इसको यूज करना चालू करा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, इट इज नॉर्मल। तो दैट इज अबाउट डायलिसिस। अब इसमें ये तो मैंने बता दिया लार्ज वीनस कैथेटर होता है ना। दूसरा परमानेंट, मान लो आपका पता चल गया ये पेशेंट सी के डी के, इसको आपने ना परमानेंट डायलिसिस की जरूरत है, तो जब तक फिस्टुला बन रहा है तब तक तो आपने लाइन डाल दी। फिस्टुला कहाँ बनाओगे, द कॉमन साइट इज बिटवीन दिस रेडियल आर्टरी, और यहीं के पास कौन सी होती है, सिफेलिक वेन। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ऊपर होती है, जो ऊपर होती है दैट इज सिफेलिक, जो नीचे होती है वो बेसिलिक वेन होती है। तो रेडियल आर्टरी और सेफेलिक वेन के बीच कम्युनिकेशन बनाया जाता है, दैट इज नोन एज फिस्टुला, एवी फिस्टुला, आर्टीरियो वीनस फिस्टुला, है ना। दो दो म्यूकोजल लेयर के बीच में कनेक्शन को क्या बोलते हैं, फिस्टुला। ये आपने सर्जरी में पढ़ा होगा। तो
इसको आप कनेक्शन बनाते हो, और इसके जो प्रॉक्सिमल पोर्ट होता है जहां प्रेशर ज्यादा होता है, वहां से तो आप पोर्ट डालते हो डायलिसिस मशीन की तरफ, और जो डिस्टल पोर्शन होता है जहां आपका प्रेशर कम होता है, वहां आप वापस ब्लड डालते हो, बिकॉज आपको एक्चुअल किडनी को स्टिमुलेट करना है। एक्चुअल किडनी में सप्लाई कौन कर रहे हैं? रीनल आर्टरी। तो मतलब ज्यादा प्रेशर वाला ब्लड आ रहा है, और लेके कौन जा रहा है? रीनल वेन। तो मतलब कम प्रेशर वाला, ठीक है। सेकेंड ऑफ ऑल फिस्टुला बनाएंगे, इसके क्या नाम होते हैं? फेमसली आपके क्वेश्चन पूछा जाता है सिमिनोब्रेशियाई फिस्टुला, सिमिनोब्रेशियाई फिस्टुला, दैट इज नोन एज एवी फिस्टुला, आर्टीरियोवेनस फिस्टुला। जब उसके बाद अपने को क्या करना होता है कि डबल ह्यूमन कैथेटर एक ऑप्शन पढ़ लिया, एक अपनों ने फिस्टुला पढ़ लिया। और दूसरी बात, फिस्टुला में अपना बनाने का मकसद क्या होता है? ताकि इतना प्रेशर से ब्लड बाहर निकले कि वो डायलिसिस मशीन में इजीली रोल डाउन हो, वो क्लॉट ना हो। तो इसका जो पूरा सिस्टम रहेगा वो क्या होगा? डायलिसिस मशीन से, आई विल शो यू द पिक्चर्स लेटर ऑन। डायलिसिस मशीन से अपना, सॉरी, पेशेंट से आपने ब्लड निकाला, ब्लड निकाल के वो गया डायलिसिस मशीन की तरफ जाएगा, बीच में आपने हेपेरिन डाला ताकि ब्लड क्लॉट ना हो, और इसी के बाद वो रोलर के अंदर होके जाता है, फिर वो डायलिसेट में जाता है। डायलिसेट एक ऐसे छोटा सा डब्बा होता है, सिलेंडर लाइक बॉक्स, ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक साइड तो डायलिसेबल फ्लूइड होगा, है ना, जो ऐसी चीज जो कि डायलिसिस के लिए यूज करी जा रही है, और बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी, और ब्लड उसके बीच में से जाएगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा क्या होगा? ब्लड से डिफ्यूज, ब्लड से, ब्लड में जो भी एक्स्ट्रा चीज थी, ब्लड में एक्स्ट्रा चीज क्या थी? ब्लड यूरिया, नाइट्रोजन, क्रेटिनिन, potassium, phosphorus, they will leak out because they have higher concentration in the blood, and they will leak out outside to the dialysate fluid. तो that is known as dialysis। तो उसके बाद वो बाहर आएगा, और बाहर आने के बाद इसमें एक एयर ट्रैपिंग की चीज लगी होती है, बिकॉज क्या होता है, ये बहुत प्रेशर से चीज चलती रहती है ना, तो अगर इसमें एक भी एयर बबल आ गया ना, तो यू विल डाई ऑफ एम्बोलिज्म, एयर एम्बोलिज्म, एज यू हैव हर्ड। तो इसलिए आपको क्या करना होता है कि एयर ट्रैपर हमेशा सीकेडी की मशीन में लगा होता है, जो जाते हुए ब्लड में चेक करेगा गलती से कोई एयर बबल तो नहीं आ गया। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एयर एम्बोलिज्म। Just one homework for all of you guys: if anybody of you has belly, go in the love and belly, see air embolism and see its treatment and diagnosis, very very important, ठीक है। नाउ अगेन वी विल कम बैक कि किडनी के अंदर क्या वर्ड होता है, कौन सा मैकेनिज्म होता है? काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट का बेसिक मतलब क्या होता है? दो फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और बिल्कुल पास पास जा रहे हैं, एक नीचे की तरफ जा रहा है और एक ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये दोनों बिल्कुल पास पास में से जाएंगे। द थिंग इज, यू वांट टू एक्सचेंज समथिंग इन द किडनी, यू वांट टू एक्सचेंज द वाटर एंड सॉल्यूट्स, बट व्हाट इज द अदर टू थिंग प्लेसेस वेयर यू फाउंड काउंटर करंट मैकेनिज्म? वन इज टेस्टिस, ठीक है, एंड अनदर वन इज योर फिंगर टिप्स। Why? Testis में you want to cool down, you want to supply a cooled blood to the testis। तो आपको नहीं चाहते कि बिल्कुल वार्म ब्लड टेस्टिस को सप्लाई हो, ताकि स्पर्म्स हेल्दी रहे। एंड सेकंड ऑफ ऑल, इन द फिंगर टिप्स, टू मेंटेन द टेम्परेचर एट योर फिंगर टिप्स। Anybody in the chat, does anybody knows what are the sites of portal circulation in the body? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोर्टल सर्कुलेशन। कोई भी बताओ यार, ऐसे मत करो। गैस्ट्रोइसोफेजियल जंक्शन, नहीं। और कोई? बेयर एरिया ऑफ लिवर, बिल्कुल सही, ठीक है। तो एक तो पोर्टल सर्कुलेशन होता है जो अपना इनल कैनाल, है ना, ये सारे पोर्टल सर्कुलेशन के साइट है। और ये तो एक्चुअल में पोर्टल सर्कुलेशन से भी ज्यादा बेटर वर्ड है, सिस्टमिक और पोर्टल के जंक्शन की साइट है। मेन चीज पोर्टल सर्कुलेशन कहाँ है? एक तो गट से इंटेस्टाइन को सप्लाई करने के लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट वेदिका, यू हैव रेज्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट इज गट से लिवर को सप्लाई करने के लिए इस पोर्टल सर्कुलेशन। सेकंड इज हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल सिस्टम, and third one is between the renal and adrenal glands. Now understand, it's important, and it is very very important. Even I got this concept by my unit head in the third year of engineering. It is very crucial. Everybody of you have heard कि यार शी हैन के अंदर पिट्यूटरी का ओवर ग्रोथ हो जाता है, और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और प्रेगनेंसी के बाद पीपीएच हो जाता है, और पीपीएच होने के बाद पिट्यूटरी इन्फार्क्ट हो जाता है। तो यार मेरे दिमाग में सवाल आता था कि यार कार्डियक भी ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि एक आदमी के लिए नहीं, दो आदमियों के लिए उसको हार्ट पंप करना है।
बच्चे के लिए भी करना है, उसका लिवर भी ज्यादा काम कर रहा है, उसका किडनी भी ज्यादा काम कर रहा है। तो व्हाई इन्फेक्शन इज ओनली हैपनिंग इन द पिट्यूटरी, कभी सोचा किसी ने? बिकॉज pituitary is supplied by portal circulation, and as you know portal circulation arterial system के beginning में नहीं होता, end में होता है। तो it is a very low pressure system. The word that you should know is portal circulation is a very low pressure circulation. तो जहां भी प्रेशर कम होगा उस एरिया में आप थोड़ा भी ब्लड का वॉल्यूम कम कर दोगे, इट विल इमीडिएटली गेट नेक्रोज्ड। इसीलिए पीपीएच से सबसे पहले आपकी पिट्यूटरी इफेक्ट होती है। सेकेंड, व्हाट इज द रेलेवेंस ऑफ पोर्टल सर्कुलेशन? कि आप कोई ऐसी चीज डाल रहे हो जो आप सिस्टमिक ब्लड में नहीं देना चाहते, सिर्फ उसी ऑर्गन को देना चाहते हो, और वो उसका पड़ोसी दे रहा है। कैसे? जैसे गट गट में आपने मस्त बहुत सारा चिकन खाया, बहुत सारे फ्रूट्स खाए, ठीक है। अब उसको आपने माइक्रोमोलिक्यूल्स को माइक्रो में तोड़ा, प्रोटीन बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया, ग्लूकोज बनाया, और उसने अब्जॉर्ब करा। अब उसको अब्जॉर्ब करके सीधा ब्लड में भेज दोगे तो क्या घंटा करेगी आपकी बॉडी? कुछ नहीं करेगी। तो आपको क्या करना होता है कि आपको किचन ऑफ द बॉडी में भेजना होता है। इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब करा किसने? वीनस सर्कुलेशन ने। और वो जाके किसको देगा? लिवर को देगा, ताकि लिवर उसको मेटाबोलाइज कर पाए। तो सेम गोज फॉर हाइपोफाइजियल हाइपोथैलेमिक हाइपोफाइजियल सिस्टम। आपका जो हाइपोथैलेमस है वो इतने सारे सिक्रीटिंग हार्मोन दे रहा है, वो थायराइड रिलीजिंग हार्मोन दे रहा है, वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन दे रहा है, और इनकी बहुत शॉर्ट हाफ लाइफ होती है। और मैं इसको सिंपल आर्ट वीनस सर्कुलेशन में भेज के पहले अपने दिल के पास भेजूं, फिर दिल दोबारा पिट्यूटरी को भेजे, तो इतने में तो बेचारा हार्मोन ही डिस्ट्रक्ट हो जाएगा, क्या घंटा रेलेवेंस रहा उसका। तो इसलिए आप क्या चाहते हो? दोनों हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी पास पास है, जैसे हाइपोथैलेमस ने सीआरएच रिलीज करा, वो फटाफट पिट्यूटरी पे जाके गिर जाए, तो एक छोटी सी वेन होगी पोर्टल वेन, ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन बोलेंगे आप उसको। तो आप ऐसी चीजें भेजना चाहते हो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ज्यादा रोल नहीं है, वहां इमीडिएट सर्कुलेशन में रोल है, और उसको उसकी लोकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। दैट इज व्हाई यू यूज पोर्टल सिस्टम। इसीलिए आपने पढ़ा होगा बहुत बार एड्रिनल क्राइसिस, आप सबने वर्ड सुना, और आपने सुना है ना कि सेप्सिस या हाइपोटेंशन हो जाए सिग्निफिकेंट तो एड्रिनल क्राइसिस हो जाता है। यू ऑल हैव मस्ट हैव हर्ड दिस। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि मान लो मेरी बॉडी में सेप्सिस हुआ, सेप्सिस के कारण मैं शॉक में गया। मैंने बोला शॉक, शॉक में जाने से पोर्टल चीजें सबसे ज्यादा अफेक्ट होगी। तो मैंने बताया एड्रिनल और रीनल के बीच में भी क्या है? पोर्टल सर्कुलेशन, लो प्रेशर सिस्टम। तो सेप्सिस जब भी ज्यादा होगा, आपने निसीरिया मेनिंजाइटिस में वाटर हाउस रिटेंशन सिंड्रोम भी सुना होगा, और हमने सेप्सिस में बहुत बार शॉक देखा है। तो एंटीबायोटिक्स के अलावा आपको क्या करना होता है? हाइड्रोकॉर्टिसोन देना होता है, स्टेरॉइड देना होता है, क्योंकि अपने मान के चलते उतने ज्यादा शॉक के कारण एड्रिनल को भी सप्लाई पुअर हो चुकी है, क्योंकि वो पोर्टल सर्कुलेशन से सप्लाइड थी, एकदम से प्रेशर कम होने के कारण वहां नेक्रोसिस शुरू हो गया, एड्रिनल ने काम करना बंद कर दिया। आप क्या दोगे बाहर से? आर्टिफिशियल स्टेरॉइड। So just tell me if you got all this concept of portal circulation, because I wanted to tell you it is very very important. Just give a thumbs up if you all got my point, और अगर स्पीड ज्यादा नहीं है तो स्पीड स्लो करना है तो जस्ट टाइप इन द चैट ना। आई डोंट वांट एनीबॉडी टू बी मिसिंग, ठीक है। हाँ भूमराज, एड्रिनल का क्या पूछना चाह रहे हो आप? ठीक है, एड्रिनल, एड्रिनल है ना, जैसे ये किडनी है और इसके छोटा छोटा ऊपर एड्रिनल होता है, और इन दोनों के बीच भी पोर्टल सर्कुलेशन होता है। अलग से एड्रिनल आर्टरी नाम की कोई चीज नहीं होती, ठीक है। आपने इसीलिए सुना होगा अलग से पिट्यूटरी आर्टरी नाम की भी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। तो हिपेटिक आर्टरी नाम की चीज होती है, बट सप्लाइज ओनली 20%, 80% ऑफ द ब्लड टू द लिवर इज सप्लाइड बाय द पोर्टल वेन ओनली। तो एड्रिनल की अलग से कोई सप्लाई नहीं होती, रीनल के थ्रू ही एक थोड़ा सा पोर्टल सर्कुलेशन निकलता है। तो जब भी रीनल की एंड में, सॉरी आर्टीरियल एंड में जो भी चीज होगी बहुत ही लो प्रेशर चीज होगी, वो बहुत ही ससेप्टेबल होगी शॉक के लिए। तो इसलिए जब भी आपकी बॉडी में सेप्टिक शॉक होगा ना, तो आप देखोगे कि आपने उसको फ्लूइड दे दिया, आपने नॉरेट दे दिया, बीपी उतना इंप्रूव नहीं बढ़ रहा है। जैसे आप एक शॉट हाइड्रोकॉर्टिसोन को दोगे, बीपी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उस बेचारे में इतने सीवियर सेप्टिक शॉक के कारण ना एड्रिनल क्राइसिस हो गया था, एड्रिनल श्रंकन हो गई थी। क्यों? क्योंकि शॉक के कारण पोर्टल सिस्टम अफेक्ट होएगा, एड्रिनल को ब्लड सप्लाई कम गई, क्योंकि पोर्टल सिस्टम था, लो प्रेशर सिस्टम था, एकदम से एड्रिनल ने काम करना बंद कर दिया। स्टेरॉइड नहीं होगा तो बीपी नहीं बनेगा, स्टेरॉइड इज नेसेसरी फॉर बीपी। जैसे ही आपने उसको स्टेरॉइड दिया, वो पेशेंट सेटल हो गया। इट इज, आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ भोमराज, ठीक है। तो
नाउ वी विल डिस्कस द हीमोडायलिसिस। मैंने आपको हीमोडायलिसिस का मैकेनिज्म बता दिया। अब क्विकली अपने पढ़ेंगे व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस। वन दैट वी हैव डिस्कस इज एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस। बहुत ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, और इतना ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस होता है डायलिसिस के पेशेंट में, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द सीकेडी पेशेंट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। दे डाई ऑफ इस्कीमिया और एमआई इन द हार्ट। वी शुड बी अवेयर कि एक्सेलरेटेड स्टेट ऑफ एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस है। इसीलिए अगर कोई सीकेडी का पेशेंट है, उसको अगर एलडीएल आपको मोर देन 100 मिल रही है, यू शुड स्टार्ट हिम ऑन atorvastatin और rosuvastatin, है ना। एंड एज आई हैव टोल्ड यू मल्टीपल टाइम्स, द साइड इफेक्ट ऑफ atorvastatin is deranged liver function. Other side effect is myopathy. Patient will complain of muscle pain. CT connect will be raised. Now अपने बात करते हैं अदर कॉम्प्लिकेशन इज डायलिसिस डिमेंशिया। क्या होता है, ए बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन नाम की चीज होती है, जो कि देखो डायलिसिस जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन और डायलिसिस फ्लूइड है ना, ये इंपॉर्टेंट चीजें निकाल दी इसने आपके ब्लड से, सारी गंदगी साफ कर दी। ब्लड यूरिया निकाल दिया, पोटेशियम निकाल दिया, फास्फोरस निकाल दिया। आपने कहा यार बहुत बढ़िया मशीन है, लेकिन बेचारी ये मशीन एक चीज नहीं निकाल पाती थी, बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ए बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। और ये अपनी बॉडी में जब भी ज्यादा होता है, इट अफेक्ट्स योर ब्रेन, इट कॉजेस डिमेंशिया। इट इज नोन एज डायलिसिस डिमेंशिया, नथिंग कॉम्प्लेक्स। थर्ड ऑफ ऑल इज कार्पल टनल सिंड्रोम। ये भी इसी प्रोसेस के कारण होता है। अदर कॉजेज ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम, क्विकली एनीबडी इन द चैट बताओ यार, अदर कॉजेज ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ऑर्थो का क्वेश्चन है आपका, ऐसे मत करो यार। चलो ठीक है ना। कार्पल टनल सिंड्रोम में एक बेसिक फंडा ध्यान रखो, इस एरिया में आप टिश्यू का अमाउंट बढ़ा दो, बहुत बढ़िया रिस्क ट्रॉमा है ना। आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, आप बाइसेप कर्ल बहुत ज्यादा करते हो, बार बार यहाँ पेन हो रहा है, आप बॉक्सिंग करते हो, बार बार पेन हो रहा है, आपने हील होने का टाइम लिया, इट विल कॉज कार्पल टनल। अदर द कॉमन कॉज ऑफ द, यू शुड बी अवेयर, डायबिटीज, ठीक है। सेकंड ऑफ ऑल, वहाँ ऑलरेडी इन्फ्लेमेशन चल रही है जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और अदर कॉजेज जैसे वहाँ किसी भी चीज का अमाउंट बढ़ा दो। बिल्कुल सही अभिषेक, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। किसी भी चीज का अमाउंट बढ़ा दो, जैसे वहां प्रेगनेंसी में क्या होता है, पूरी बॉडी सूज जाती है, तो प्रेगनेंसी इज द कॉमन कॉज ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। सॉफ्ट टिश्यू बढ़ जाता है ना प्रेगनेंसी में। अमाइलोइडोसिस में आपने अमाइलोइड का डिपोजिशन करा दिया, और एक्रोमेगाली में आपने सॉफ्ट टिश्यू बढ़ा दिया, तो दीज आर द कॉमन कॉज ऑफ कार्पल टनल सिंड्रोम। एंड व्हेनेवर यू सी atrophy of the thinner muscle, immediately cut the carpal tunnel. You don't have the time to conservative management, you don't have the time for splints, ये क्वेश्चन आता है सीधा। Now we will come to the other complication like peripheral neuritis, उसमें पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 देते हैं। अब होता क्या है, एक बात आपको ध्यान रखनी, मैंने आपको पहले जब इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस बताया था, आई विल स्ट्रेस यू सो मच, अगर सीकेडी का पेशेंट फीवर के साथ आ जाए, थिंक ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, डू नॉट लेट हिम गो होम, take blood culture samples immediately, start him on vancomycin and gentamicin. It is a case of इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस until proven otherwise, because see मैं सस्ते नशे कर रहा हूँ, रोज इंजेक्शन लगा रहा हूँ, I know that patient is CKD patient is not a drug addict, but the scene that I am creating is like a drug addict, because जहां एक ड्रग एडिक्ट हर हफ्ते हर महीने गंदे इंजेक्शन लगा रहा है, वैसे यहाँ एसेप्टिक कंडीशन में लगवा रहा है, लेकिन यहाँ वाइड बोर निडल हर हफ्ते में उसके बेचारे के 3 बार चुभ रही है। कभी ना कभी ऐसा चांस होता है कि ये सेप्सिस अच्छा ना रखा गया हो, और ये जो स्टेफ एपिडर्मिडिस मेरे स्किन में है, ये जाके मेरे सीधा हार्ट में चला गया राइट साइड में, और इट कॉजेस ट्राइगस्पिड रीगर्गिटेशन एंड इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस एंड आई डेवलप्ड द फीवर। आपने एक सीकेडी का पेशेंट है, आपने फीवर है, आप पीएचसी पे बैठे हो, वो बोल रहे डॉक्टर साहब आपको बता दूं मेरा डायलिसिस भी होता है, मेरा बुखार आ रहा है। आपने सोचा बुखार आ रहा है, मलेरिया करा लिया, डेंगू करा लिया, स्क्रब टाइफस करा लिया, सब नेगेटिव, आपने सोचा कुछ नहीं, पैरासिटामोल दे दिया, एंड दैट पेशेंट डाइड आफ्टर 20 days. You should be aware, CKD patient if comes with a fever, get a blood culture immediately, get four set of the blood cultures immediately in the gap of 1 hour, start vanco and genta, and get a transesophageal echo done, and wait for the blood culture report, ठीक है। नाउ सेकेंड है सीकेडी पेशेंट के अंदर एमआरआई विद कॉन्ट्रास्ट था। मेरे को भी पहले लगता था जैसे एमआरआई सिटी स्कैन विद कॉन्ट्रास्ट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन एनी किडनी इंजरी पेशेंट, लेकिन जो कॉन्ट्रास्ट होता है, जो गैंडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट होता है, एमआरआई में यूज करता है, वो डायरेक्टली किडनी को नहीं डैमेज करता। बट फिर भी व्हाई वी अवॉइड contrast enhanced MRI in a patient of CKD, because the gadolinium accumulates in the patient's
बॉडी बिकॉज इट इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी, किडनी काम करे और गैंडोलिनियम एक्यूमुलेट होके मैनिफेस्ट जस्ट लाइक सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। जैसे आपने स्क्लेरोडर्मा पढ़ी है ना, आपकी स्किन मोटी हो जाएगी और नॉन फ्लेक्सिबल हो जाएगी, वैसा सिनेरियो हो जाता है, दैट इज कॉल्ड नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। तो ये भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, एक सीकेडी का पेशेंट और गलती से किसी ने एमआरआई विद कॉन्ट्रास्ट करा ली ब्रेन के लिए और उसके बाद वो आपकी लेके आए कि उसके हैंड में स्टिफनेस आ रही है और आपके स्किन टाइटनिंग हो चुकी है, स्किन थिकनिंग हो चुकी है, व्हाट इज योर डायग्नोसिस? इट इज नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक स्क्लेरोसिस। और यहाँ नॉर्मल सिस्टमिक स्क्लेरोसिस इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बट इट इज ए टॉक्सिन मीडिएटेड। यहाँ वाला जो केस है इसमें देयर इज नो रोल ऑफ स्टेरॉइड, देयर इज नो रोल ऑफ इम्यूनोसप्रेशन। फाइनली कुछ प्रॉब्लम्स जो कि सीकेडी पेशेंट के अंदर आती है वो मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। दैट इज यार सीकेडी का पेशेंट के अंदर प्रोलैक्टिन्स का लेवल ज्यादा होता है ना। जब मैं एंडोक्राइन बताऊंगा, एंडोक्राइन यू आर जस्ट आई मस्ट इंसिस्ट यू गाइस यार, जब भी अपने एंडोक्राइन शुरू करें ना, ज्वाइन एवरी पीपल है ना। आप फर्स्ट ईयर हो भले ही आप इंटर्नशिप में हो, इवन आई विल सजेस्ट टू suggest your juniors to join the endocrinology section because I tell you will love it, because endocrinology is totally conceptual. You just need to understand the basic concept and you should have a basic good grasp on physiology to understand endocrinology. So we will come to that later. तो सीकेडी के पेशेंट में प्रोलैक्टिन्स का लेवल बड़ा होता है। प्रोलैक्टिन्स कॉजेज व्हाट? प्रोलैक्टिन कॉजेज टू थिंग्स। One is increased prolactin in men causes impotency, है ना, and second of all it causes infertility, while in the female it causes galactorrhea. तो सीकेडी के पेशेंट में ना यू विल कॉमनली एनकाउंटर, या सीकेडी का पेशेंट बोलेगा कि यार मेरे को डॉक्टर साहब सेक्सुअल डिसफंक्शन हो रहा है इन दिनों, तो आपको बोलना है यू शुड काउंसिल हिम, यार आपके ये और कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही ये साइकोजेनिक है, इट इज पैथोलॉजिकल, इट इज ड्यू टू इंक्रीज्ड प्रोलैक्टिन, यू शुड एडवाइज हिम ऑन सिल्डेनाफिल, और साथ में इफ टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर फाउंड लो यू शुड एडवाइज हिम टेस्टोस्टेरोन। नाउ सेकंड थिंग इज सीकेडी के पेशेंट के अंदर क्या होता है? रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्या होगा? एनीबॉडी टाइप इन द चैट रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, क्वेश्चन आता ही आता है आपका एक, क्या ट्रीटमेंट है रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का? फार्मा का क्वेश्चन है, न्यूरो का क्वेश्चन है, सीकेडी का क्वेश्चन है, बताओ। बहुत बढ़िया अभिषेक, प्रामीपेक्सोल, रोपिनोरोल और रोटिगोटिन, दीज ऑल थ्री आर डोपामिन एगोनिस्ट, दे आर वेरी स्मॉल, छोटू छोटू डोपामिन एगोनिस्ट। तो दीज आर द वेरी गुड ट्रीटमेंट ऑफ अपना रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, है ना। पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब रात को जब भी सोता हूँ ना तो ऐसे ना पैर में ऐसे लगता है जैसे कीड़े रेंग रहे हैं, और फिर पैर को मारता हूँ ना दो चार बार तो ठीक हो जाता है, ये हिस्ट्री देगा। प्रामीपेक्सोल, रोपिनेरोल इवन आई हैव नॉट यूज्ड टिल नाउ because these are very costly drugs. So the cheaper thing that we use in India is pregabalin, but it is non FDA approved, but it does decrease the symptoms of the pain. And finally is pleuritis. Now we will come to renal transplant. Renal transplantation में यार देखो बहुत ज्यादा समझने का नहीं है, it is straightforward facts, you just have to mug it up थोड़ा थोड़ा। I will tell you why it is better than hemodialysis, क्योंकि देखो hemodialysis में बेचारे पेशेंट को एक हफ्ते में 3 सेशन के लिए जाना पड़ रहा है, तीनों दिन उसको, मान लो वो गांव का है तो उसको गाड़ी लेके शहर जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, हॉस्पिटल वो ऑलरेडी इम्यूनो तेजी से ब्लड निकलता है तो पेशेंट कैन गो इन हाइपोटेंसिव शॉक, दैट इज व्हाई शॉक इज ए कॉन्ट्राइंडिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस। तो आप हमेशा को, डायलिसिस वेरी कम्बरसम प्रोसेस और उसके बहुत सारे अल्टीमेटली प्रॉब्लम्स भी है। सो यू ऑलवेज एडवाइज योर पेशेंट्स टू get renal transplant, है ना। If you should all be, just for your information I'm telling you guys because you are doctors, है ना, और आपकी फैमिली में कभी ना कभी कोई सजेशन मांगता होगा। So always advise the patient रीनल ट्रांसप्लांट। जैसे पहले रीनल ट्रांसप्लांट बहुत बड़ी बात होती थी, और इंडिया में तो रीनल ट्रांसप्लांट 1990s के बाद शुरू हुआ, उससे पहले तो ट्रांसप्लांटेशन की पॉलिसी भी नहीं थी। इट वाज एक्चुअली इलीगल इवन दो दे वर डूइंग इन द गुड फेथ ऑफ द पेशेंट, बट ट्रांसप्लांटेशन की गाइडलाइन इंडिया में आई नहीं थी। तो लाइक इट कॉस्ट अराउंड 10 to 15 lakhs एटलीस्ट, है ना, बट यू शुड सजेस्ट योर पेशेंट, क्योंकि जैसे इंडिया में अभी राजस्थान में चिरंजीवी एंड आरजेएचएस है, इट कवर्स 10 लाख कॉस्ट।
तो ना ऑलमोस्ट यू गेट ए फ्री ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द पेशेंट। तो आपको हमेशा एडवाइस करना नहीं, आप जैसे एसएमएस जयपुर, महात्मा गांधी जयपुर जाओ, गेट योर ऑल द रूटीन टेस्ट डन एंड आप अपना नाम ट्रांसप्लांट लिस्ट में ढुलाओ, फाइंड ए डोनर। इट इज वेरी वेरी इजी नाउ इट इज टू गेट ट्रांसप्लांटेशन डन very cheaply, very cost effectively. You should all be aware. तो आपको कुछ टेस्ट करने होते हैं। देखो कभी ऐसा नहीं करना जैसे आप पेरीफेरी पे बैठे हो और आपके पास एक पेशेंट आया और बोला देखो मेरे मदर के सीकेडी है और मैं डोनेट करना चाहता हूँ किडनी, और आपने बेचारे को एचएलए टेस्टिंग दे दिया, 30,000 का टेस्ट दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमेशा बेसिक टेस्ट पहले कराने। पहले ये तो देखो ब्लड ग्रुप मैच कर रहा है नहीं कर रहा। ब्लड ग्रुप ही नहीं मैच कर रहा, कैसे करोगे डायलिसिस ट्रांसप्लांट? सेकंड ऑफ ऑल, always get a sonography done because you cannot transplant a polycystic kidney। अगर पता चले आपने सारे टेस्ट कर लिए, सारे मैच हो रहे हैं, एचएलए मैच हो रहा है, ब्लड ग्रुप मैच हो रहा है, कोई वायरल इन्फेक्शन भी नहीं है, लेकिन पता चला उस बच्चे को जो बेचारा अपनी मदर को डोनेट करने के लिए आया था उसको ऑटोसोमल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है, तो उसकी सिस्टिक किडनी आप उसमें ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते। दैट विल नॉट बी feasible for the mother। सेकेंड ऑफ ऑल, जो वायरल के हैं HIV, HCV, HbSAg, CMV, एब्स्टेन बार वायरस, यू मस्ट रूल आउट। और CMV इज द मोस्ट कल्प्रिट ऑर्गेनिज्म क्योंकि ये सब क्लिनिकली प्रेजेंट होता है और जैसे ही ये मैनिफेस्ट होता है इट इज द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। सेकेंड ऑफ ऑल, जस्ट आई विल आस्क एनीबडी ऑफ यू, अगर मान लो आप मेरे में किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हो तो क्या मेरी किडनी निकालोगे? मेरी दोनों किडनी खराब हो, ट्रांसप्लांट करने जा रहा हूँ, मेरी किडनी निकालोगे या नहीं? बिल्कुल सही अभिषेक, ये सर्जरी का भी क्वेश्चन है और मेडिसिन का भी है। यू डू नॉट रिमूव द किडनी, यू जस्ट पुट द एक्स्ट्रा न्यू किडनी इन द राइट iliac fossa because right iliac fossa is very approachable। सी रेट्रोपेरिटोनियल डिसेक्शन इज वेरी वेरी टफ है ना, बहुत सारी मसल्स होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। पेट को खोलना आसान है, पीछे को खोलना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप क्या करते हो, लेप्रोटोमी इज मच इजियर देन द retroperitoneal dissection। तो you transplant it in the right iliac fossa, or right iliac fossa is approachable and iliac vessels are easily available there, so you transplant the new kidney in the right iliac fossa। anybody in the chap type 1 indication जहां आप पेशेंट की किडनी निकालते हो, डोनर की किडनी तो डालोगे डालोगे लेकिन पेशेंट की किडनी निकाल ले, तो कौन सा इंडिकेशन है जहाँ किडनी निकालते हो पेशेंट की ट्रांसप्लांट करने वाले की? कोई भी बताओ यार। कार्सिनोमा में तो यार अपने ट्रांसप्लांट करते ही हैं ना, है ना। आरसीसी इज लाइक वेरी वेरी पुअर प्रोग्नोसिस कंडीशन है ना, इट इज हेमेटोजेनस, बहुत सही। एडीपीकेडी है ना, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, बिकॉज लाइक एक बार ध्यान रखना, द स्ट्रेचिंग ऑफ एनी कवरिंग ऑफ द ऑर्गन है ना इज वेरी पेनफुल। जैसे पेरिकार्डियम है, हर्ट की कवरिंग है, हर्ट के अंदर जितना ज्यादा पेन नहीं होगा उतना ज्यादा उससे पेरिकार्डियम की स्ट्रेचिंग से पेन होगा। पेट की कवरिंग कौन सी है, पेरिटोनियम, उसके स्ट्रेचिंग से बहुत ज्यादा पेन होता है। ऐसे रीनल कैप्सूल की स्ट्रेचिंग से बहुत ज्यादा पेन होता है। ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी में किडनी स्ट्रेच होती जा रही है, बड़ी होती जा रही है, तो इट विल दिस पेनफुल डिजीज, रिमूव द किडनी फॉर द पेन। एंड द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सीकेडी इज डायबिटीज। डायबिटीज में पेनलेस किडनी होता है, दैट इज व्हाई डू नॉट रिमूव द किडनीज इन द पेशेंट। ट्रांसप्लांट करा राइट iliac फोसा में करा। अब रिजेक्शन तीन प्रकार का होता है। एक हाइपर एक्यूट रिजेक्शन जो कि ऑन ओटी टेबल हो जाएगा, इमीडिएटली किडनी सोलन अप हो जाएगी और पेशेंट टेकिकार्डिक होएगा, हाइपोटेंसिव होगा, सर्जन समझ जाएगा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है किडनी, किडनी इमीडिएटली रिमूव करेगा, होल प्रोसीजर विल बी अ फेलियर। सेकेंड ऑफ ऑल इज एक्यूट रिजेक्शन, जो हाइपर एक्यूट होता है ना, दैट इज मोस्ट कॉमनली ड्यू टू ब्लड ग्रुप मिसमैच, है ना, काफी बड़ा ब्लडर होता है। सेकंड इज एक्यूट रिजेक्शन। एक्यूट रिजेक्शन विद इन 6 months ऑफ द ट्रांसप्लांट अगर कोई रिजेक्शन होता है, दैट इज एक्यूट रिजेक्शन। इट इज टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी, जो आपके फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर माइक्रो का क्वेश्चन है और मेडिसिन का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। हाइपर एक्यूट रिजेक्शन कौन से टाइप की हाइपरसेंसिटिविटी? टाइप 1। एक्यूट और क्रॉनिक कौन से टाइप के? टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी, टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी, सॉरी, है ना, जहां इट इज ए लिम्फोसाइट मीडिएटेड एंड अपना हाइपरसेंसिटिविटी। देन प्रिवेंशन के लिए कुछ ड्रग्स दोगे जो कि इम्यून सप्रेशन करेगी, दैट इज साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन आप दोगे, एजाथायोप्रिन दोगे, प्रेडनिसोलोन दोगे। साइक्लोस्पोरिन के मैंने साइड इफेक्ट मेंशन करें, आपके स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। हिरसुटिज्म कराता है, जिंजिवल हाइपरप्लेजिया कराता है, और अपना, ठीक है, और एक जिंजिवल हाइपरप्लेजिया और हिरसुटिज्म दोनों ही किसका साइड इफेक्ट है? फेनेटोइन का भी।
देन एजाथायोप्रिन, प्रेडनिसोलोन, यू ऑल अवेयर। एक बैकअप ड्रग्स मैंने लिखी है टेक्रोलिमस और सिरोलिमस। टेक्रोलिमस इज साइक्लोसिरीन इनिबिटर, नॉट साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोसिरीन इनिबिटर। और अपना जो ये है सिरोलिमस इज mTOR इनिबिटर्स, ठीक है। mTOR इज मेमेलियन टारगेट ऑफ रापामाइसिन, दैट इज mTOR, है ना। mTOR इनिबिटर्स है। तो टेक्रोलिमस कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर, सॉरी आई स्पेल्ड इट इनकरेक्टली, कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर है। कौन सा, टेक्रोलिमस। और टेक्रोलिमस के बारे में एक बात बोली जाती है, शेक इट टिल यू टेक इट टिल यू शेक इट। मतलब जब तक आपके ट्रेमर्स ना आने जाए ना, उतनी डोज तक टेक्रोलिमस लेना चाहिए, बिकॉज दैट इज एक साइड इफेक्ट दैट कम्स व्हेन ड्रग इज एट ए गुड लेवल इन योर बॉडी टू वर्क। तो टेक्रोलिमस कब तक होता है, जब तक शेक ना होने लग जाए। सिरोलिमस और एवरोलिमस, दीज आर द mTOR इनिबिटर्स, मैमिलियन टारगेट ऑफ रापामाइसिन। एंड सिरोलिमस का एक अलग डिजीज में यूज है, जो कि अपने जब पल्मोनोलॉजी डिस्कस करेंगे तब अपने बताएंगे, लिफेंजियोलियोमायोमेटोसिस, है ना, जहाँ स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स होते हैं। 19 साल की बच्ची आएगी आपके पास और उसमें एक मैसिव टेंशन न्यूमोथोरैक्स हो रखा है अपने आप, कोई ट्रॉमा नहीं हुआ, कोई टीबी नहीं है, कोई ब्रोंकिटिस नहीं है, and she developed pneumothorax, that is a likely case of lymphangioliomyomatosis। Opportunistic infection बहुत सिंपल है, that we will discuss, I will better will tell you directly from the slides यार, क्योंकि opportunistic infection रटने वाली चीज है, लेकिन ये आपको रटी हुई होनी चाहिए। These are the question of microbiology and also your medicine। तो एंड आपको बताऊंगा, जनरल सेंस भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कब कौन सा अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन हो रहा है। इसीलिए ना जब जब पेशेंट का ट्रांसप्लांट होता है ना, आप आजकल बहुत सारे लोग यूट्यूब पे व्लॉग डालते हैं, रीनल ट्रांसप्लांट के भी व्लॉग डालते हैं, तो आप कॉमनली देखोगे दे लिटरली केज देमसेल्फ इन ए रूम फॉर 6 months, है ना। बिकॉज देखो आप 30 20 30 लाख लगा के प्रोसीजर करा रहे हो, जो कि आपकी लाइफ को आगे डिसाइड करेगा। बिकॉज लाइक यू, इफ यू आर ए 30 50 year old पर्सन ना, एंड यू गॉट योर किडनीज डैमेज, and so you have a poor lifespan, but if you get good kidneys then you have a good lifespan. Like my cousin dadaji, in the 1990s time my father got him a renal transplant, and he used to get 10 more years to live with like a very good life। तो आपका टारगेट क्या होता है उन पेशेंट्स को, 6 months तक दे लिटरली केस देमसेल्फ, बिकॉज दे आर ऑलरेडी इम्यूनोसप्रेस्ड बिकॉज ऑफ the kidney is not working, you have transplanted a kidney and they are on so much stronger immunosuppressant drugs। तो वो बाहर जाके जो ऑर्गेनिज्म आपका पहले ऐसे बाल भी बांका नहीं कर सकता था, घंटा भी नहीं उखाड़ सकता, तो वो आपके सर पे चढ़ के नाचेगा, बिकॉज यू आर सो मच immunosuppressed। तो now you need to isolate yourself, you need to wear N95 24 hours, you need to have a very protected diet and protected मीटिंग्स विद द पेशेंट्स, ठीक है। सो जस्ट गिव मी ए थम्स अप अगर अभी तक का आपको सारा क्लियर आ गया, देन आई विल जंप टू द स्लाइड्स क्विकली, ठीक है। टफ तो नहीं लग रहा, ज्यादा फास्ट तो नहीं लग रहा, एवरीबॉडी ऑफ यू इज कैचिंग अप, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया, ये स्पीड कैचअप कर पा रहे हो, मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा, ठीक है। नाउ आई विल शेयर माय स्क्रीन, है ना। नाउ वी विल क्विकली गो थ्रू द नोट्स, है ना। ठीक है, ये लो, अब आ जाओ फटाफट। देखो इंडिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस ये 50 बार अपने सब पढ़ चुके हैं, आप में से किसी के लिए नए नहीं है, सारे टॉपर बंदे हो। रिफ्रैक्टरी हाइपरकैलेमिया, रिफ्रैक्टरी मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एक्यूट पल्मोनरी एडीमा, यूरिया बॉडी में अलग अलग जगह बढ़ा दो, दिमाग में बढ़ा दिया तो यूरेमिक एन्सेफलोपैथी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, क्या मिलेंगे, एस्ट्रिक्सिस, फ्लैपिंग ट्रेमर, क्या होगा, आल्सो फाउंड इन हेपेटिक एन्सेफलोपैथी, CO2 नार्कोसिस। एल्टेड सेंसोरियम का कई बार प्रोटोकॉल रिपीट कर चुका हूँ। सबसे पहले वाइटल देखोगे, उसके बाद शुगर देखोगे, शुगर भी नॉर्मल है, ध्यान रखना। नॉन डायबिटिक है तो भी शुगर चेक करोगे, क्योंकि सेप्सिस के कारण भी हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, पुअर ओरल इंटेक के कारण भी हो सकता है, और वो पेशेंट का लिवर काम नहीं कर रहा तो भी उसको हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, CLD के पेशेंट में। तो अल्टेड सेंसोरी में दिमाग लगाना ही नहीं है, पहले वाइटल, देन शुगर, देन EBG, देन इमेजिंग ऑफ द ब्रेन। तो यूरेमिक एन्सेफलोपैथी हमारे पास बहुत बार पेशेंट आए जब पेशेंट GCS3 के साथ है, 5 के साथ है, और उसकी शुगर नॉर्मल है, वाइटल नॉर्मल है, BP बहुत ज्यादा है, और ABG में हाइपरकेलेमिया है, एसिडोसिस है, क्रिएटिनिन कराया 10 है, ब्लड यूरिया 200 है, और वो बिल्कुल GCS3 के साथ आया, सीजर के साथ, CT नॉर्मल है, और हमने उसका 3 डायलिसिस धमाधम रोज कराए,
पेशेंट 3 दिन बाद मस्त बैठ के खाना खाता है, इसलिए आपका क्विक डायग्नोसिस जरूरी है। ऐसा नहीं कि सीटी नॉर्मल आ जाए तो मरीज को घर पे भेज दिया, आप तो नॉर्मल हो, ऐसा नहीं करना। बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराना। अदर कॉजेज क्या क्या होते हैं एस्ट्रिक्सिस के? हेपेटिक एन्सेफलोपैथी, CO2 नार्कोसिस। यूरेमिक फ्रॉस्ट की देखो ये पिक्चर है, ये पेशेंट देखो आपको दिख रहा है डार्क पिगमेंटेड है क्योंकि एमएसएच के कारण। दूसरा ये आपको यूरेमिक फ्रॉस्ट दिखाई दे रहा है ऐसे सफेद से जैसे स्नोफॉल हो गया हो। तो यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस चेस्ट पेन होता है रेडिएटिंग टू द ट्रैप्स, क्लासिकल चेस्ट पेन होता है लाइंग डाउन पे ज्यादा होता है, पेरिकार्डियल रब भी मिलती है। यूरेमिक मेलन एंड यूरेमिक फीटर। देन डायलिसिस का फिस्टुला, ये सब फोटोज आप ध्यान से रखो। देखो ये है अपनी रेडियल आर्टरी और ये सिफेलिक वेन, दोनों के बीच कनेक्शन बना दिया एवी फिस्टुला। देखो अब ये वाला एंड है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है क्योंकि आर्टरी के पास में है तो इसको तो बाहर निकाल लोगे, और ये वाला एंड आर्टरी से दूर है तो इसमें डायलिसिस से ब्लड वापस आएगा। तो फिस्टुला में देखो, अब देखो आर्टरीज और वेन में से कौन सा मस्कुलेचर होता है ज्यादा? आर्टरीज आर मोर मस्कुलर देन वेन्स। तो होता क्या है यार, इस पेशेंट के अंदर वेन के अंदर, वेन में नॉर्मली प्रेशर होता है 2 से 5 mmHg और आर्टरी में 120 mmHg। अब इस बेचारी वेन ने अपने जीवन में इतना कभी पानी और इतना कभी फ्लो देखा नहीं। जैसे आर्टरी के साथ ये जुड़ती है, एक दिन देखती है मेरे को बख्शेगा, दूसरे दिन सोचती है बख्शेगा, लेकिन देखती है तो छोड़ ही नहीं रहा। और 10 दिन बाद क्या होता है, आपको ऐसे स्वेलिंग कॉन्स्टेंटली दिखेगी क्योंकि इतने प्रेशर से वेन में विद में डायलेशन हो जाता है, वेन आर कैपेसिटेंस वेसल। तो दैट इज कॉल्ड आर्टीरियलाइजेशन ऑफ द वेन्स। तो ये फिस्टुला आपको कॉमनली ऐसा दिखता है। ये भी सेम, आज मैंने मल्टीपल डायग्राम्स डाले हैं ताकि किसी एक से भी आपको समझ जाए तो मेरा मकसद आपका पूरा हो। ये देखो यहाँ एवी फिस्टुला है, ये जुड़ा प्रॉक्सिमल, जहाँ ये इसके जो आर्टरी के नियर वाले एंड है, यहाँ प्रेशर ज्यादा है तो इसको आसानी से मशीन में ले लोगे, यहाँ दूर में प्रेशर कम है तो इसको वापस डाल दोगे। ठीक है। तो द फिस्टुला इज मेड टू रिजेंबल द नॉर्मल ब्लड फ्लो ऑफ द किडनी। नॉर्मल ब्लड फ्लो के इनपुट रीनल आर्टरी मतलब हाई प्रेशर, आउटपुट रीनल वेन मतलब लो प्रेशर। मोस्ट कॉमनली किसके बीच में बनाया जाता है? रेडियल आर्टरी और सेफेलिक वेन, जिसको सिमिनोब्रेशिया फिस्टुला बोलते हैं। 21 दिन इसको काम करने में लगेंगे ही लगेंगे। व्हाट विल यू डू इन द मेन टाइम? आप सेंट्रल वीनस कैथेटर या इंटरनल जगुलर वेन के अंदर डाल दो या फिर फीमोरल वेन में। तो ये डायग्राम मैंने दिया है, गर्दन के अंदर इंटरनल जगुलर वेन में डाल दिया। देखो यहाँ इसके आगे टिप पड़ी हुई है राइट एट्रियम पे। इसीलिए मैंने आपको जब इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस पढ़ाया था वहां बताया था कि अगर आप सेंट्रल वीनस कैथेटर डालोगे एसेप्टिक टेक्निक से नहीं डाला, पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, तो आप उसका स्टेफ एपिडर्मिडिस सीधा हर्ट में पहुंचा रहे हो, राइट साइड का इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस करा रहे हो। सी दिस लिटिल बेबी, अनफॉर्चुनेटली दिस इज आल्सो सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ सीकेडी, और उसके कारण उस बेचारे को इंटरनल जगुलर वेन में कैथेटर डलवाना पड़ा, डबल ल्यूमन कैथेटर। देखो दो दो पोर्ट है इसके, यहाँ भी देख रहे होंगे आपको 2 पोर्ट। देन काउंटर करंट इन मैकेनिज्म इन बॉडी फ्लो इनटू अपोजिट डायरेक्शन। कहाँ कहाँ होता है? किडनी में होता है, टेस्टिस में होता है, फिंगर टिप्स में होता है। टेस्टिस में ताकि टू कूल द ब्लड बिफोर गोइंग टू द टेस्टिस। ये मैंने मल्टीपल डायग्राम बना रखे हैं, आई विल टेल यू जस्ट वन, यू कैन लर्न ऑल अदर बाय योरसेल्फ। देखो ये पेशेंट है, इसमें देखो आपको ये ब्लू ब्लड दिखाया ताकि गंदा ब्लड दिखाई दिया जाए। ब्लू ब्लड अपनों ने निकाला, आर्टीरियल प्रेशर ये देख रहा है, रिमूव ब्लड फॉर क्लीनिंग, आया ब्लड यहाँ, और अब ये रोलर के अंदर से होते हुए जाएगा और यहाँ से हिपेरिन दिया जा रहा है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। उसके बाद अब ये डायलाइजर है, मैंने बताया था ना छोटा सा सिलेंडर होगा, इसमें देखो जा रहा है तब तो ब्लड ब्लू है, मतलब गंदा ब्लड है क्योंकि गंदगी इसमें है बहुत सारी। और इसके अंदर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी और इधर डायलिसिबल फ्लूइड होगा, बहुत सारा छोटा छोटा फ्लूइड पड़ा होगा। तो इसके अंदर अब टॉक्सिन डिफ्यूज आउट होके इसमें से बाहर निकलते रहेंगे, और बाहर निकलेंगे तो देखो ये है यूज्ड डायलिसिट एक सिलेंडर में पड़ा है, और ये यहाँ से बाहर आ रहा है सारा का सारा, एक्स्ट्रा डायलिजिबल फ्लूइड दिया जा रहा है। अल्टीमेटली ब्लड साफ होके बाहर चला जाएगा, बाहर जाके वीनस प्रेशर मॉनिटर करा, और एयर ट्रैपर आप लगाओगे क्योंकि एयर आपने अंदर भेज दी तो बंदे को इमीडिएटली बंदा कोलैप्स हो जाएगा ड्यू टू एयर एम्बोलिज्म, पेशेंट विल डाई। सो दैट इज द लाइक हाउ द मशीन ऑफ डायलिसिस वर्क। ठीक है, यू शुड ऑल बी अवेयर, ये सब आप फॉर्मूले देख सकते हो डायग्राम। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, ब्लड की एक साइड तो सॉल्यूट ज्यादा होता है जो ब्लड के अंदर होता है, जैसे ब्लड यूरिया, पोटेशियम, क्रेटिनिन, फास्फोरस। ठीक है, आप बाहर की साइड डायलिसिड फ्लूइड होता है, तो सारी ये चीजें यहाँ से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से घुस के डायलिजिबल फ्लूइड में आ जाएगी, और उसको आप इस छोटे से सिलेंडर में गंदे पानी को निकाल लोगे। दैट इज द सिंपल प्रोसेस। ठीक है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? हाइपोटेंशन, पेशेंट का एकदम से बीपी कम हो सकता है, यू शुड ऑल बी अवेयर। जब भी हम इसलिए फर्स्ट डायलिसिस पेशेंट का कराते हैं ना, तो वी ऑलवेज एक्सप्लेन टू द पेशेंट कि देखो ये प्रोसेस आपके पेशेंट के लिए जरूरी भी है, आपके मरीज के लिए जरूरी भी है, लेकिन आई हैव टू एक्सप्लेन यू कि आपका
पहला डायलिसिस शुरू हो रहे हैं, पहले 2-3 डायलिसिस में बीपी आपके मरीज के एकदम से कम हो सकता है, आपका रिलेटिव एक्सपायर भी हो सकता है। दिस द कॉमन, लाइक वी हैव सीन मेनी टाइम्स पेशेंट डाइंग ऑन द डायलिसिस टेबल इटसेल्फ। वी शुड ऑल बी अवेयर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हीमोडायलिसिस। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं? एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस। तो आप स्टेटिन दोगे कब? जब 100 से ज्यादा एलडीएल हो जाए। डायलिसिस डिमेंशिया, क्योंकि ए बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन, ए बीटा 2 अमाइलोइड रिमूव नहीं हो पाता डायलिसिस से। कार्पल टनल सिंड्रोम ड्यू टू ए बीटा 2 डिपोजिशन के कारण एप थंब डिफॉर्मिटी बोलते हैं। एक पेरिफेरल न्यूराइटिस, विटामिन B5 दोगे, पेंटोथेनिक एसिड। कार्पल टनल सिंड्रोम के मल्टीपल कॉज पड़े हुए हैं, प्लीज डू रिमेंबर इट, दीज आर इंपॉर्टेंट। देन रेगुलर हीमोडायलिसिस में आईवी पंचर हो रहा है और एक खुद इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट है, तो इन पेशेंट को अगर फीवर आएगा, ऑलवेज सस्पेक्ट ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डिटिस, सेंड ब्लड कल्चर इमीडिएटली, देन गिव आईवी एंटीबायोटिक्स। बैक्टीरियल के लिए कौन सी देंगे? वैंको प्लस जेंटामाइसिन। सीकेडी पेशेंट में अगर आप एमआरआई विद कॉन्ट्रास्ट करोगे, खुद नेफ्रोटॉक्सिक तो नहीं होती लेकिन एक्यूमुलेट हो जाएगी बॉडी में, क्योंकि किडनी से निकलती है। तो ये जैसे थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाएगी, जैसे यहाँ दिख रही है आपको, हैंड्स में दिख रही है, ठीक है, ये दिख रहा है, यहाँ थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाएगी। तो इसमें स्टेरॉइड का कोई रोल नहीं है, क्योंकि इट इज नॉट ऑटोइम्यून। देन लाइफस्टाइल में और क्या प्रॉब्लम आएगी? मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एक्सेलरेटेड एथेरोस्क्लेरोसिस, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो पेशेंट को इरेक्टाइल डिसफंक्शन होगा और इनफर्टिलिटी होगी। वन क्वेश्चन, जस्ट ए क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, अगर एक डायबिटिक पेशेंट आपके पास इम्पोटेंसी के साथ आता है, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू विल डू? रिमेंबर माय, आपको ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, और remember this me in the end I will tell you the answer. Final is restless leg syndrome, pramipexole, ropinirole, roticotin, these are don't dopamine agonists that you will give. रीनल ट्रांसप्लांट इज बेटर देन हीमोडायलिसिस, पेशेंट की लाइफ क्वालिटी बहुत इंप्रूव होती है। तो हमेशा सबसे पहले सोनोग्राफी कराओ, ताकि एडीपीकेडी रूल आउट करो, फिर ब्लड ग्रुप पे कराओ, फिर बड़े टेस्ट जैसे एचएलए पे आओ। रीनल डॉपलर कराओ रीनल आर्टिस्टानोसिस रूल आउट करने के लिए, और ऐसा नहीं कि बंदे को अब दूसरा इन्फेक्शन दे दो तो एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, एचसीवी और सीएमवी लगाओ। रिमूव लेफ्ट किडनी फ्रॉम द डोनर एज लेफ्ट रीनल वेन इज लॉन्गर। तो ये पूछा जाता है, सर्जरी का क्वेश्चन है, कौन सी किडनी प्रेफर करते हो ट्रांसप्लांट के लिए? लेफ्ट किडनी, क्योंकि लेफ्ट किडनी राइट साइड में तो क्या होता है, लिवर होता है, तो किडनी नीचे आ जाती है, तो रीनल वेन छोटी होता है। लेफ्ट साइड में लिवर नहीं होता, तो किडनी ऊपर रहती है, रीनल वेन लंबी होती है, ताकि आप इजीली किडनी को जहां मर्जी चाहे डाल सकते हो। अब कभी भी आपको डैमेज किडनी रिमूव नहीं करनी होती, आपको बस नई किडनी डालनी होती है। राइट इलिक फोसा में अकेला केस जहाँ डैमेज किडनी रिमूव करते हो इस एडीपीकेडी, ठीक है, क्योंकि वो पेनफुल होता है। रिजेक्शन हाइपर एक्यूट ऑन द ओटी टेबल इटसेल्फ, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है। एक्यूट रिजेक्शन 6 मंथ के अंदर अंदर होगा, टाइप 4 है। क्रॉनिक 6 मंथ के बाद होगा, टाइप 4 है। प्रिवेंशन क्या है? इम्यूनोमोडुलेटर जैसे साइक्लोस्पोरिन, एजाथायोप्रिन, प्रेडनिसोलोन, ये साइड इफेक्ट है। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो द साइड इफेक्ट ऑफ द ऑल द कॉमन ड्रग्स। बैकअप ड्रग क्या है? अगर ग्राफ्ट फंक्शन पूरा है तो सिरोलीमस और टेक्रोलीमस। नए ड्रग्स पूछने का बहुत ट्रेंड है, यू शुड बी अवेयर ऑफ दीज मॉडर्न ड्रग्स। जो कि टेक्रोलीमस तो मॉडर्न रही भी नहीं, 10-20 साल पुरानी हो चुकी है। तो टेक्रोलीमस इज FK506 बाइंडिंग प्रोटीन इनिबिटर, कैल्सिन्यूरिन इनिबिटर। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये याद रखना कौन सा FK। तो इसका साइड इफेक्ट क्या होता है? ट्रेमस, तो इट इज एडवाइज टू टेक इट टिल यू शेक इट। देन सेकंड इज सिरोलीमस mTOR इनिबिटर, मेमेलियन टारगेट ऑफ rapamycin। ये आल्सो यूज्ड इन लिम्फेंजियोलियोमायोमाटोसिस, यंग फीमेल का स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरैक्स के साथ आती है। तो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ट्रांसप्लांट के बाद क्या हो सकते हैं? 1 मंथ के अंदर अंदर हो रहा है तो ज्यादा चांस है कोई ना कोई वूंड का इन्फेक्शन है। वूंड में कौन सा कॉमन होता है? स्टैफ ऑरियस, मरसा, SSI मतलब सर्जिकल साइट इन्फेक्शन। अगर पूछा जाए 1 मंथ में वायरल इन्फेक्शन कौन सा, हमेशा क्वेश्चन ध्यान रखना, ओवरऑल मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन पूछा जाए, आंसर इज मरसा। आपसे पूछा जाए वायरल मोस्ट कॉमन कौन सा है, तो आंसर इज HSV। 1 to 6 मंथ्स में, मतलब एक्यूट रिजेक्शन में। अगर पूछा जाए ओवरऑल मोस्ट कॉमन कौन सा है, निमोसिस्टिस जेरोविशाई। अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन है, CMV। अदर आर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस C। 6 मंथ्स में ज्यादा ओवरऑल पूछा जाए मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन एस्परजिलस। और अगर पूछा जाए मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन, तो बीके वायरस, बीके में के आता है, किडनी याद रखो, तो पॉलियोमा वायरस है बीके वायरस। बाकी BC एक्यूट और क्रॉनिक दोनों रिजेक्शन में आते हैं। मोस्ट कॉमन वायरल इन्फेक्शन कॉम्प्लिकेटिंग ट्रांसप्लांट सॉलिड ऑर्गन एज वेल एज बोन मैरो, ये आपको ध्यान होना चाहिए एज ए जनरल MBBS, दैट इज CMV। देखो CMV है ना, बहुत
आप में और मेरे में कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, बिकॉज वी आर वेरी इम्यूनोपोटेंट, है ना, अपने को कोई अंडरलाइंग डिजीज नहीं है। लेकिन मान लो आपने ट्रांसप्लांट कराया, ट्रांसप्लांट कराने के बाद 10 इम्यूनोसप्रेसेंट और सीएमवी अपने सब में कभी ना कभी इन्फेक्ट कर चुका होता है, अब वो पड़ा पड़ा क्या होगा, एक्टिवेट होगा और आपके सारे 30 लाख का पानी कर देगा, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को 40 साल से सीधा 20 साल पे ले आएगा। तो आप ये मान के चलते हो कि एवरीबडी इज इन्फेक्टेड विद सीएमवी, तो आप हमेशा आईवी गेनसाइक्लोविर प्रोफाइलेक्टिकली देते हो, ताकि इस बेचारे छोटे से वायरल इन्फेक्शन के कारण आपकी इतनी सारी मेहनत की ऐसी तैसी ना हो। मोस्ट कॉमन कैंसर पोस्ट ट्रांसप्लांट स्क्वामस सेल कार्सिनोमा ऑफ द स्किन, ठीक है, ये पूछा जाता है डायरेक्ट क्वेश्चन। और पोस्ट ट्रांसप्लांटेशन लिम्फोमा किसके कारण होता है, एप्स्टेन बार वायरस के कारण, इट इज द इन्फेक्टिव कॉज ऑफ कैंसर। सो आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। अपना लेक्चर आज का मोस्टली कंक्लूड हो चुका है। नाउ आई विल quickly like first turn off the recording, then you can ask me doubts. So good night everyone, I hope you enjoyed today's lecture, we will meet tomorrow again. If you have doubts, just wait 1 second. Okay, good night, yeah.